Hello everybody, welcome to lecture 16 and the last lecture, theory lecture of this playlist of haha, which is hello Alkane and hello Areen. आज एक्चुअली में हाहा खुशी हो रही है क्योंकि हम थेरेटिकली लास्ट लेक्चर में आ गए, क्योंकि लास्ट होने वाला नहीं, इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चंस के सीरीज़। तो ये नहीं सोचना कि चलो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि अब जब तक आप थ्योरी अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको एग्ज़ाम से डर लगता ही रहेगा। तो आज का टॉपिक है क्या? आज का टॉपिक होने वाला है फैक्चुअल। फैक्चुअल मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे, और इसका नाम है पॉलीहेलोजन कंपाउंड। नॉर्मली आप देखेंगे कि ज़्यादातर टीचर्स ये स्किप कर देते हैं कि बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट है, खुद कर लो। लेकिन होता क्या है, बच्चे तो खुद करने से रहे, तो हमें ये कराना ही पड़ता है। तो आज हम करने वाले हैं ये टॉपिक की शुरुआत बिना किए वक्त बर्बाद। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स होते क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें कितने पढ़ने हैं। तो बच्चों हमें पढ़ने हैं टोटल 6 पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, जिनका नाम मैं यहाँ बेहतरीन तरीके से लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले जो 3 कंपाउंड्स है उसको मैं लिखूंगा एक कलर से, जिसका पहला है नाम डाइक्लोरो मीथेन, और दूसरे कंपाउंड का नाम है ट्राइक्लोरो मीथेन, और जो तीसरा कंपाउंड है वो है टेट्राक्लोरो मीथेन। मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये क्लिक हो रहा है कि कुछ ये सीरीज़ कुछ तो कॉमन है, इन सब में कुछ तो कहीं तो देखा है, और बाकी के जो 3 कंपाउंड हैं उन्हें मैं लिखने वाला हूँ अलग कलर से। ट्राई आयोडो मीथेन, फिर है हमारा फ्रियॉन्स, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट डी बहुत ही फेमस कंपाउंड है। अब देखिए, मैंने इसे पहले को 3 कलर्स में अलग और बाकी के 3 को अलग में क्यों लिखा। अब मैं इनका जब फॉर्मूला लिखूंगा तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा हिंट समझ में आने लगेगा। डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है CH2Cl2। ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है CHCl3। टेट्राक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है CCl4। ठीक है। ट्राई आयोडोमीथेन का फॉर्मूला होता है CHI3। फ्रियॉन्स का एक्चुअली में कोई फिक्स फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड आइसो के फ्लोरीन कंपाउंड्स को बोला जाता है। लेकिन आपको नॉर्मली जो फ्रियॉन 12 दिखता है उसका फॉर्मूला होता है CCl2F2, और DD का तो बहुत बड़ा फॉर्म ये होता है। तो इसका मैं आपको फुल फॉर्म यहाँ लिख के दे दूंगा जब हम ये एक्चुअली करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं, तो मैं यहाँ आपको फुल फॉर्म लिख के बाद में बता दूंगा। अब देखिए, सबसे पहले समझेंगे हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स होते क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा इस तीनों में कॉमन क्या है। हालांकि बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली देखते ही समझ में आ रहा होगा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इस पॉली का मतलब क्या है। पॉली मतलब आई होप आपको समझ में आता ही होगा। पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी मतलब मोर देन वन को भी मैनी ही बोला जाता है। जब मैनी हेलोजन्स, हेलोजन तो हमें मालूम ही है, करते ही आ रहे विच इज डिनोटेड बाय एक्स। जब एक ही कार्बन पे मैनी हेलोजन्स जुड़ जाते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है। अब हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? इसे हम पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हम जान सके कि ये इतना यूज़फुल क्यों है। ये यूज़ होता है बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। अभी हम देखेंगे जैसे हम आगे जाएंगे ना, एग्रीकल्चर में, फिर ये यूज़ होता है फार्मेसी मेडिसिन में, फिर ये यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में भी। इतनी ज़्यादा यूज़ है इनके, तो हमें एक्चुअली इनको पढ़ना पड़ेगा ताकि हम इसकी और यूज़ ले सके। ठीक है। चलिए, तो ये हो गए पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स की बात। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि ये तीनों में कॉमन क्या है। अगर आपको धुंधला धुंधला सा भी याद हो
तो ये कंपाउंड्स पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर हम एक ही रिएक्शंस में बनते हुए देख चुके हैं, जो हमारी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन थी हेलो अल्केन की, जो थी हेलोजिनेशन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जो हमने CH4 लिया था, उसका हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराया था सनलाइट के प्रेजेंस में, हल्का हल्का याद आ रहा है, होमोलैटिक फ्यूजन हुआ था। ये जो से एक क्लोरीन निकल गया था, बन गया था CH3Cl। फिर उसका रिपीटेडली हमने सनलाइट के साथ वापस क्लोरीन से रिएक्शन कराया था, तो हमें मिल गया था हमारा पहला कंपाउंड, पॉलीहेलोजन कंपाउंड CH2Cl2। देखिए दिख रहा है, यस। अगर आप अब जानते ही कि चेन रिएक्शन है, ये रुकेगा नहीं, वापस क्लोरीनेशन, वापस सनलाइट, तो आपको मिल जाएगा आपका दूसरा पॉलीहेलोजन कंपाउंड विच इज़ CHCl3। वापस इसकी रिएक्शन होती जाएगी। ये रिएक्शन कब तक होती जाती है? जब तक सारे हाइड्रोजन ख़त्म हो नहीं जाते, तो आपको मिल जाएगा तीसरा पॉलीहेलोजन कंपाउंड विच इज़ CCl4। और आप देखेंगे कि इन सब का ही बहुत ज़्यादा यूज़ है। दिख रहा है? देखिए, जिसको ये याद नहीं आ रहा है, अच्छे से दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, वापस जाके वो वीडियो नंबर देख लीजिए गोली की तरह। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके अलग अलग एक नाम भी होते हैं, वो लिख देता हूँ, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाए। फिर हम जाएंगे इसकी डिटेलिंग में वन बाय वन। सबसे पहले डाइक्लोरोमीथेन को एक और चीज़ बोली जाती है बाय कॉमन नेम मिथिलीन क्लोराइड। ये है इसका कॉमन नेम। देखिए दोस्तों, जब भी लास्ट में एन, इन, आइन वगैरह कुछ आए तो समझ जाना है वो है आयुपैक नेम लास्ट में। जैसे यहाँ पे क्लोराइड से ख़त्म होता है, आप बोलोगे सर इन में यहाँ पे भी तो ख़त्म हो रहा है, ये भी तो हो गया डबल बॉन्ड। बेटा यहाँ पे YL ग्रुप है, ये फर्स्ट वर्ड में है, तो ये है एक कॉमन नेम। CHCl3 का कॉमन नेम सबको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसे, क्लोरोफॉर्म। मोस्टली टीवी में दिखा जाता है, किडनैपिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही हार्मफुल कंपाउंड होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। CCl4 तो आपको मालूम ही होगा, हमने नाम ऑलरेडी लिखा था, कार्बन। 4 को हम क्या यूज़ करते हैं 4 के लिए? टेट्रा। क्या है? 4 क्लोराइड। यस, तो हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इसका क्या नाम है? इसका एक और कॉमन नाम है आयोडोफॉर्म। इसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। ओके, अब तो यहाँ जगह ही नहीं बची। DD का फुल फॉर्म तो मैं कहाँ लिखूँ? चलिए यहाँ लिख देता हूँ। DDT का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्सप्लेनेशन हम सेपरेटली एक एक करके करेंगे। ये एक मैं सबको क्यों दे रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एक साथ जब आप ये रिवाइज़ करें किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको एक साथ सारे आइडियाज़ और कंपैरिजन करने में आसानी हो, ठीक है। यस, चलो DDT का फुल फॉर्म यहाँ से, फर्स्ट D का मतलब है डाइक्लोरो, मतलब 2 क्लोरीन है। दूसरे D का मतलब है डाइफिनाइल। फिर T का मतलब है ट्राई क्लोरो इथेन। ये है इसका फुल फॉर्म। और आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यहाँ पे P और P डैश लिखा हुआ है, मतलब ये जो क्लोरीन है, फिनाइल ग्रुप है, ये पैरा पोजीशन में लगे हुए हैं 2 फिनाइल ग्रुप के, ठीक है। एक्चुअली मतलब क्या है, मैं आपको जब हम करेंगे अभी डिटेल में थोड़ी देर में तो बता दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे और 1 बाय 1 देखते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले कंपाउंड से, जो है डाइक्लोरोमीथेन। अब आप देख सकते हैं, तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते गया है। तो हम सारे जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड हैं हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक साइड उसके यूजेस, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और दूसरी साइड उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहला कंपाउंड जो है हमारा डाइक्लोरोमीथेन, इसे यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट पेंट रिमूवल में। जब भी हम कोई पेंट रिमूवल बनाते हैं तो उसमें सॉल्वेंट की कहानी तो आपको जैसे मालूम ही होगी, जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये डाइक्लोरोमीथेन एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट साबित होता है
पेंट रिमूवल बनाने में। दूसरा, इसको वापस हम यूज़ करते हैं मेटल क्लीनिंग में भी। कोई भी मेटल्स को अगर हमें साफ़ करना है या उसको फिनिशिंग देनी है तो उसका भी यहाँ पे भी उसका यूज़ दिखा गया है। तीसरा जो इसका यूज़ होता है एज अ प्रोपेलेंट, जैसे आपने रॉकेट प्रोपेलेंट यूज़ सुना होगा इन एरोजोल्स। ना ये क्या है, प्रोपेलेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर वो खुद एक्सपांड हुई तो दूसरे को मोशन देते। जैसे रॉकेट प्रोपेलेंट क्या होता है, जैसे फ्यूल वहाँ पे बर्न हुआ तो एक्सपांड होता है जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाता है। तो इसी वजह से ये भी एक प्रोपेलेंट जैसा काम करता है एरोजोल में। एरोजोल क्या है, आपको सरफेस केमिस्ट्री में याद होगा, एक ऐसा मीडियम है और ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें गैस जो है सॉल्वेंट है और सॉलिड एक सॉलिड का काम करता है, मतलब गैस इन सॉलिड, जैसे डस्ट इन एयर, ये एक एरोजोल हो गया। तो वहाँ पे उसको मूवमेंट के लिए ये डाइक्लोरोमीथेन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यस। चलिए अब लिख लेते हैं इसका नेक्स्ट यूज़। फोर्थ, इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट और लो इन्फ्लेमेबिलिटी, मतलब ये जल्दी आग नहीं पकड़ता है। तो वापस इसका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है सॉल्वेंट में, जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसका, ड्रग्स, मतलब कोई भी मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड फूड इंडस्ट्री, तो वहाँ पे भी एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो है इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है बहुत ज़्यादा कम और ये जल्दी आग पकड़ता नहीं। तो ये हैं इसके कुछ यूजेस। अब चलिए बात करते हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। सो हार्मफुल फॉर ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपके कॉन्टैक्ट, बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ गया आपके अंदर। ठीक है, अगर आप इससे एक्सपोज हो गए, मतलब आपके शरीर में या प्रवेश कर गया या टच कर दिया, तो एक्सपोजर टू दिस कैन लीड टू इम्पेयर्ड, मतलब आपको सुनने में और इम्पेयर हियरिंग एंड विजन, देखने में भी दिक्कत हो सकती है। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है, यानी है ना? यस, है खतरनाक भैया। तीसरा, अगर आप इसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम एक्सपोजर पे आ गए तो ये कॉज करेगा आपको नॉजिया। ठीक है, टिंगलिंग मतलब होता है ना, आपको एकदम बटरफ्लाई जैसा अंदर लगता है कभी कभी कि आपका पाँव में भारी हो गया, मतलब यू आर नॉट एबल टू मूव योर हैंड और लेग व्हेन इफ़ आप यू आर सिटिंग फॉर अ सेम पोजीशन फॉर लॉन्ग। अगर एक ही जगह पे आप एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा देर बैठेंगे तो आपका नस चढ़ जाती है, या हम बोलते हैं कि मतलब झुनझुनी लग गई है, उसे हम बोलते हैं टिंगलिंग। एंड डिजीनेस मतलब चक्कर जैसा आने लगेगा ऑन एक्सपोजर टू हाई लेवल। ठीक है, यस। अगर आप इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, मतलब डायरेक्टली आपने इसको या कंज्यूम कर लिया या इनहेल कर लिया, तो आपको ये रेडनेस, डायरेक्ट कांटेक्ट लीड्स टू रेडनेस एंड इंटेंस बर्निंग ऑफ स्किन। तो उसके कांटेक्ट में जल्दी जाना नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यूजेस से ज़्यादा इसके हार्मफुल। एंड इसका एक और चीज़, आपके कॉर्निया को भी ये बर्न कर सकता है, मे बर्न कॉर्निया। ठीक है, बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट है आईज़ के अगर कांटेक्ट में भी आया तो इसलिए हमें इससे बहुत बच के रहना है। ठीक है, तो मैं मेन पॉइंट्स जो है इसे कर लेता हूँ अंडरलाइन। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, हियरिंग में प्रॉब्लम, विजन में प्रॉब्लम, नॉजिया मतलब वॉमिटिंग जैसा फील होगी, टिंगलिंग इफेक्ट आएगा, चक्कर जैसे आएंगे, और
इंटेंस बर्निंग ऑफ योर स्किन, रेडनेस हो जाएंगी और कॉर्निया भी डैमेज कर देगा अगर आइज़ के कांटेक्ट में आया तो ये था इसका मेन यूजेस एंड मेन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। फॉर्मूला है इसका, मैं वापस आपको याद दिला देता हूँ, CH2Cl2। स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। ठीक है, तो फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। यस, ले लीजिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो है अब ट्राइक्लोरोमीथेन। तो हम इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको दो तरीके में, दो पार्ट्स में, यूजेस एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो अब हम करेंगे थोड़े से जल्दी ताकि हमारे जो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हम जल्दी से इस छोटे से वीडियो में कवर कर पाएँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ यूजेस और यहाँ मैं लिखता हूँ इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। ज़्यादा आपको दिमाग इसमें लगाना नहीं है, ये जो कहाँ से आया कैसे ये सब ऑब्ज़र्व किया गया है बहुत ही ज़्यादा स्टडीज़ के द्वारा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसके यूजेस। सबसे पहला जो इसका यूज़ है, इसे हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट, वापस इसको एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट्स। हमें मालूम है जो फैट्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स फॉर्म में रहते हैं और जल्दी वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। तो हम ट्राइक्लोरोमीथेन का वहाँ यूज़ करते हैं जो कि है हमारा CaCl3, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, उसको डिज़ोल्व करने के लिए या ब्रेक करने के लिए। ठीक है, यूज़ नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ फ्रियॉन्स, जो हमारा एक ऑलरेडी एक पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, एंड रेफ्रिजरेंट मतलब कूलिंग के लिए, जो हमारे फ्रिज वगैरह में यूज़ होता है, वहाँ पे भी हल्का सा इसका यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन में। पुराने ज़माने में, अभी तो नहीं, पुराने ज़माने में वंस इट वाज यूज्ड फॉर एनेस्थेशिया, मतलब जब कोई ऑपरेशन होता था, बड़ा सर्जरी होती थी, तब उस पेशेंट को बेहोश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। अभी तो हालांकि इसका यूज़ बंद कर दिया गया क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स पता चले हैं। लिख दीजिए नेक्स्ट यूज़। यस, क्लोरोफॉर्म जो हम अपने नॉर्मली जो देख रखा है ना टीवी वगैरह में, यस वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट इसको हम यूज़ करते हैं एज लैबोरेटरी रिएजेंट। बहुत सारे लैब केमिकल रिएक्शंस में भी इसका यूज़ किया जाता है, फिर इसका यूज़ मेडिसिन्स के बनाने में भी यूज़ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं अलग पॉइंट से आपको एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट लिख के बताता हूँ। मैं यहाँ पे यहाँ स्टार बना देता हूँ। स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स, क्लोरोफॉर्म जो है हमेशा डार्क बॉटल्स में ही स्टोर की जाती है। अब ये पूछेंगे क्यों, तो इसका रीज़न ये है कि अगर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन और लाइट के प्रेजेंस, लाइट मतलब Hμ के प्रेजेंस में आ गया, तो ये एक बनाता है बहुत ही हार्मफुल गैस प्लस HCl, ये भी गैस फॉर्म में, और इसका नाम है फॉस्जीन, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड A और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। तो ये भी क्वेश्चन हालांकि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि वाई क्लोरोफॉर्म शुड बी केप्ट इन एयर टाइट डार्क बॉटल्स। हमेशा क्लोरोफॉर्म जो होगा आपको बॉटल्स में एकदम भर के मिलेगा, क्योंकि थोड़ी सी भी गैप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेजेंस हो सकता है और ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की शुरुआत। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स मैं रेड से यूज़ करता हूँ। इनहेलिंग, अगर आपने इसे इनहेल कर लिया, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में CaCl3 से यूज़ कर लेता हूँ,
वो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, मतलब जितनी तेज़ी से वो चलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा सारे सिग्नल्स फटाफट फटाफट देता है, वो उसको बहुत ही धीमा कर देगा और कैन कॉज हेडेक, आपको हेडेक होने लगेगा। फिर आपको डिजीनेस, चक्कर आने लगेंगे, फटीग मतलब थकान होने लगेगी। तो ये सब तो इनहेलिंग तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जैसा कि हमने देखा भी था कि इससे हम थोड़ा चक्कर आना, हम थोड़ा अपने होश खोने लगते हैं, मतलब ऐसा ना नशे में नहीं ले जाते हैं। इसलिए हमें, आपने इसे देखा होगा कि नॉर्मली किसी भी को बेहोश करना हो तो हम इसका यूज़ करते थे। ओके, अगर रिपीटेडली इसका यूज़ किया गया, क्रोनिक यूज़ भी बोलते हैं सब, रिपीटेड यूज़ अगर आपने इसका कर रहे हैं और रिपीटेड एक्सपोजर, अगर आप रेगुलर इसके कांटेक्ट में हैं, एक्सपोजर इज़ द बेस्ट वर्ड, इट मे कॉज डैमेज टू योर लिवर, आपके लीवर को ये डैमेज कर सकता है और बाद में लेटर ऑन किडनी को भी। लीवर को कैसे डैमेज करेगा ये, लीवर को डैमेज कैसे करेगा, क्योंकि ये लीवर के अंदर इट गेट मेटाबोलाइज्ड, मेटाबोलाइज मतलब कंज्यूम्ड और डाइजेस्टेड और कन्वर्टेड टू फॉस्जीन, जो मैंने आपको अभी दिखाया, जो ऑक्सीजन के साथ होता है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये है इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, छोटे हैं बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। चलिए, तो अब हमारा है नेक्स्ट कंपाउंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजेस, यहाँ पे लिखेंगे हम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो ये है इसका CCl4 इसका फॉर्मूला, जो भी हमारा लास्ट प्रोडक्ट था हेलोजनेशन रिएक्शन में, यहाँ पे हम कई रिएक्शन बंद हो जाती है क्योंकि सारे हाइड्रोजन खत्म हो गए। कार्बन को दे दीजिए 4 क्लोरीन, बन गया इसका स्ट्रक्चर। CHCl3 में क्या करना था, पुराने वाले में एक क्लोरीन एक्स्ट्रा हो गया था CHCl2Cl2 से। चलिए देखते हैं इसके यूजेस। सबसे पहला यूज़ इसका है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट, जो हमारे कूलिंग रेफ्रिजरेंट रहते हैं, एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोजोल्स। दोनों में ये काम आता है। रेफ्रिजरेंट तो हमारा मालूम ही है, रेफ्रिजरेटर में, AC वगैरह में कूलिंग के लिए ये काम आता है बहुत ही ज़्यादा वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग में। सेकेंड, ये एक बहुत ही अच्छा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल फॉर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमने फ्रियोन बनाने के लिए भी, उसे CF फ्रियोन भी बोला जाता है, यूज़ किया जाता है, एंड अदर केमिकल। तो ये बहुत ही अच्छा रॉ मटेरियल के बेसिस में, रॉ मटेरियल क्या होता है जिससे स्टार्ट किया जाता है प्रोसेस, तो एज अ रॉ मटेरियल बहुत ही अच्छा यूज़ किया जाता है CFC बनाने के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हालांकि अब बैन हो चुका है, लेकिन पहले ज़माने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती थी AC रेफ्रिजरेशन में। थर्ड, earlier used as, पहले एज अ क्लीनिंग फ्लूइड, किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए अगर कोई भी लिक्विड बनता था, कोई भी केमिकल, तो वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ देखा जाता था। नेक्स्ट, यूज्ड फॉर और यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में अभी भी ये यूज़ किया जाता है, जहाँ आप अपना ब्लेज़र, महंगी महंगी साड़ियाँ, महंगे महंगे कपड़े देते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। एक और बेहतरीन यूज़ का ये है कि इट इज़ यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में डायरेक्टली ये यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक नॉन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है। और जो नाम आपको दिखेगा नेम्ड एज और अंडर द नेम
पायरीन इस नाम के फायर एक्सटिंग्विशर से ये यूज़ किया जाता है। तो ये होगा उसके कुछ यूजेस, बहुत ही बेहतरीन यूजेस है। तो अब चलते हैं हम इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पर। जिसके कुछ फ़ायदे हैं उसके नुकसान तो होंगे ही होंगे। सबसे पहला और बहुत ही बड़ा नुकसान है, इट मे कॉज लिवर कैंसर इफ केम इन एक्सपोजर टू दिस केमिकल इन ह्यूमंस। ऑब्वियसली नॉर्मल जो छोटे छोटे जो ये है जैसे डिजीनेस, तो आपको हर केमिकल जो हम देख रहे हैं पॉलीजोन कमांड वो देता ही है। नोजिया, फटीग, फटीग मतलब थकान ऑन एक्सपोजर, ठीक है। तो ये तो कॉमन है, आपका इसमें सब में चिपका सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब चीज़ के आपको मिनिमम 3 यूज़ और मिनिमम 3 हार्मफुल इफेक्ट्स याद होने ही चाहिए। जैसे आपको अगर 2 ही याद आ रहे तो कॉजेज डिजीनेस, नोसिया को एक कर दीजिए और फटीग को अलग एक पॉइंट बना दीजिए, ठीक है। छोटी छोटी ट्रिक्स है, आपको ये करने होंगे। अगर ज़्यादा एक्सपोज किया मे कॉज इर्रेगुलर हार्ट बीट, मतलब आपका हार्ट बीट को या तो स्टॉप भी कर सकता है या तो इर्रेगुलर भी कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप इसके डायरेक्ट एक्सपोजर में चले जाते हैं तो। एक डायरेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्ट उसके केमिकल के अपने इनहेल कर लिया या आपने कंज्यूम कर लिया, या इनडायरेक्ट होता है किसी वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू आपके बॉडी में वो एंटर कर गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर ये CCl4 एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो ये डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को व्हेन रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर। तो ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है जिसकी वजह से अभी थोड़ा थोड़ी कंट्री में बैन भी है, ठीक है। आपको इतना कहानी होप समझ में आई होगी। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा छोटा सा कंपाउंड ट्राई आयोडो मीथेन। ट्राई आयोडो मीथेन। अच्छा, ट्राइआयोडोमीथेन का बताइए फॉर्मूला क्या होगा। यस, CH3, ठीक है। तो चलिए लिख देता हूँ मैं इसका फॉर्मूला इस साइड में, CH3, ठीक है। अब देखिए इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया C, हमें मालूम है कार्बन 4 बार बनाता है, एक H इधर और 3 हो गए I। और इसकी खास बात यह है दोस्तों कि आपके सिलेबस में इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम है और ये एक्चुअली मेंशन भी नहीं है कि हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम सिर्फ करेंगे इसके यूजेस, तो इसमें दो चीज़ बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सबसे पहला का बेस्ट यूज़ है, यूज इज यूज्ड इन एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक को मालूम है आयोडीन का कलर क्या होता है, आयोडीन कलर होता है येलो। तो अब जब भी आपको कोई वुंड हो जाता है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो आपको इन्फेक्शन दे देते हैं, हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं। सो एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए दूसरा का यूज़ है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल मीन्स मेडिसिन्स, ड्रग्स, ठीक है। तो ये है इसके दो मेन इंपॉर्टेंट यूज़। और इतना सा ये छोटा सा है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड जो ही बहुत ही बेहतरीन है, फ्रियॉन्स। ओके, ले लीजिए। चलिए अब लिख लेते हैं हम इसका नेक्स्ट सेकेंड लास्ट ऑर्गेनिक पॉलीहेलोजन कंपाउंड विच इज़ फ्रियॉन्स।
सबसे पहले इसके कोई सर्टेन फार्मूला नहीं है दोस्तों, तो इसका आपको डेफिनेशन में आपको लिखा देता हूँ। द क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ, क्योंकि एक मिक्सचर को बोला जाता है फ्रेंड, कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन, जितने भी कंपाउंड इसके अंदर आते हैं उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फ्रियॉन्स। ओके, तो ये है उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब ले लेते हैं इसके दो पार्ट और बनते हैं इसके यूजेस और हार्मफुल इफेक्ट्स। यूजेस लिख लेंगे इस साइड, हार्मफुल इफेक्ट्स लिख लेंगे हम लोग इस साइड। ठीक है, चलिए फटाफट से कॉपी पर उठाइए और स्टार्ट कीजिए लिखना। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज्ड है इनका, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। मोस्टली हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर हम जो चीज़ जब भी पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड देख रहे हैं हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट में एंड एसी में, एयर कंडीशनर्स। सिंस इन दोनों में यूज है, इसका नाम फ्रियॉन है। ठीक है, also used as propellant in aerosol, जो हम ऑलरेडी पहले कंपाउंड को भी देख चुके हैं। तो यूज कॉमनली सेम ही दिख रहे हैं हमें 2-3 कंपाउंड में, राइट। यूज्ड एज propellant in aerosols। ओके, प्रोपेलेंट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जब ये एक्सपांड होता है तो किसी भी सब्सटेंस को पुश करता है कि वो आगे बढ़े। जैसे हमारा डिटर्जेंट, ये है डिओड्रेंट है, जब हम प्रेस करते हैं बटन तो वो पुश करता है, एक प्रोपेल के जैसा काम करता है, जिससे वो पुश करता है कि परफ्यूम बॉटल से निकल के आगे जाए, मतलब मोशन में जाए। ठीक है, यस। अब आपको एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इम्पॉर्टेंट, कि ये बनता कैसे है। CCl4 मतलब जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसकी रिएक्शन जब एंटीमनी और पेंटाफ्लोराइड के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, तो आपको मिलेगा CCl2F2 प्लस SbCl3। और आपको ये कंपाउंड जो दिख रहा है इसे ही हम बोलते हैं फ्रियॉन 12। सबसे ज़्यादा फेमस फ्रियॉन यही है। और इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं, तो ये रिएक्शन को एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं फ्लोरीन के कंपाउंड्स बनाने में, और इसे हम बोलते हैं शॉर्ट्स रिएक्शन का एक टाइप। आपको मालूम है शॉर्ट रिएक्शन हम कर चुके हैं। शॉर्ट रिएक्शन मोस्टली यूज़ होता है फ्लोराइड के कंपाउंड बनाने में, और ये शॉर्ट रिएक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स। सबसे मेन हार्मफुल इफेक्ट इसका ये है कि ये ओजोन लेयर को बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट कर देता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा ओजोन लेयर में होल हो चुका है, और इसी की वजह से इट इज़ बैन्ड इन मैनी कंट्रीज। क्या करता है, डिप्लीट कैसे करता है, ये तो हम आगे की जब हायर स्टडीज़ करेंगे, आप लोग अगर केमिस्ट्री आपने लिया तो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी तक के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। तो फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपाउंड की तरफ। यस, ले लीजिए। ओके, तो अब आ गए हमारे लास्ट कंपाउंड की तरफ, जो है DDT। सबसे पहले इसका हम लिख लेते हैं स्ट्रक्चर और फुल फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फुल फॉर्म। उसके बाद हम इसे करेंगे यूजेस और हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये बनता कैसे है, और फिर हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म। देखिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, अगर DDT का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको ले लेना है क्लोरोबेंजीन। ये देखिए, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। 2 क्लोरोबेंजीन ले लेना है दोस्तों। मैं आपको स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे बनता है वो इसके मदद से दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, क्योंकि नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा रहता है तो बच्चों को डर जाते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको करा देनी है इस कंपाउंड के साथ, जिसमें है एक अल्डिहाइड ग्रुप, एक कार्बन, और उसके साथ है 3 क्लोरीन अटैच। इसका एक कॉमन नाम है क्लोरल,
अगर आपको आईयूपैक नहीं लिखना है तो ये हो जाएगा 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनल। इथेनल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखिए इससे मैं कैसे बेहतरीन तरीके से बना लेता हूँ हमारा DDT। ये बॉन्ड अब तोड़ दिया। अब बताइए हाइड्रोजन कहाँ से आया, हमें मालूम है बेंजीन रिंग पे हर जगह हाइड्रोजन तो होता ही है, हमें यूज़ सिर्फ इस एक एक हाइड्रोजन का है, तो मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ। ये बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और आपको दिख रहा होगा H2O यहाँ से निकलता हुआ। हो गया। अब बस कुछ करना नहीं है, आपको इन दोनों कंपाउंड को कंबाइन कर देना है। तो मैं इसको वैसे ही लिख देता हूँ। देखिए ये है Cl, ठीक है, ठीक है। ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब एक कार्बन के 2 बॉन्ड टूट गए हैं, मतलब इसकी 2 वैलेंसी खाली है, तो उसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस बेंजीन को अटैच कर देना है इसके साथ। मैं इसका पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बाद में इसका नाम लिखूँगा तब, क्योंकि आपको नाम बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए ये है इसका पैरा पोजीशन, ये है इस बेंजीन रिंग का पैरा पोजीशन। तो अब देखिए इसका नाम P डैश। क्यों? क्योंकि पहला P पैरा है, दूसरा P डैश दूसरे बेंजीन का पैरा पोजीशन है, इसलिए दिखाने के लिए लगा दिया मैंने, ठीक है। यस, P हो गया 2 बार। अब देखिए इसका पूरा फुल फॉर्म, डाइक्लोरो। पहला D का मतलब हो गया डाइक्लोरो, ये 2 क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम। फिर इसको दूसरे रिंग से लिख देता हूँ मैं डाइफिनाइल। ये 2 बेंजीन रिंग कवर कर लिए, ठीक है। देखिए हम कैसे कैसे वर्ड बाय वर्ड जा रहे हैं। ट्राइक्लोरो, अब हो गया इसका नाम ट्राइक्लोरो। इस ट्राइक्लोरो में हम ये 2 क्लोरीन, तीनों क्लोरीन कवर कर लिया। इथेन, सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन है तो इथेन। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म विथ स्ट्रक्चर। आई होप इतना समझ में आएगा। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं इसके यूजेस और हार्मफुल इफेक्ट्स की तरफ। चलिए DDT यूजेस एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। आपको मालूम होगा कि ये अभी बैन हो चुका है, यूजेस हार्मफुल इफेक्ट्स। देखिए यूजेस में ये सबसे पहले मैं आपको इसको कुछ खास बात बताता हूँ। ये पहला फर्स्ट क्लोरीनेटेड, इसमें क्लोरीन हो, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है दोस्तों। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये पहला इंसेक्टिसाइड था जो ऑर्गेनिक था और इसके अंदर क्लोरीन था। इंसेक्टिसाइड तो आपको मतलब मालूम ही होगा, जो इंसेक्ट को मारने के काम आता है, और ये डिस्कवर किया गया था 1873 में। लेकिन आपको एक खास बात बता देता हूँ, उसकी बहुत मज़े की बात। जब ये एक्चुअली डिस्कवर किया गया था 1873 में, तब एक्चुअली को हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये इंसेक्टिसाइड जैसा यूज़ हो सकता है। मतलब DDT डिस्कवर हो चुका था, लेकिन ये इंसेक्टिसाइड्स के जैसा यूज़ कर सकते हैं ये मालूम नहीं था। इसको मालूम किया गया 1939 में एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था पॉल मिलर, और ये था स्विट्ज़रलैंड का। इसने क्या किया, इसने जस्ट ये फाइंड आउट किया कि इसका DDT जो है ये इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट एज इंसेक्टिसाइड। देखिए डिस्कवरी हुई 1873 में और उसका एक्चुअली जो यूज़ था वो पता चला 1939 में। इतने ज़्यादा टाइम लग गया, और इसी चीज़ के लिए इसको भी मिल गया नोबेल प्राइज़। किसके लिए? इस डिस्कवरी के लिए कि ये इंसेक्टिसाइड। देखिए फार्मर्स के लिए एक इंसेक्टिसाइड एक वरदान होता है, क्योंकि उनके जो क्रॉप्स होते हैं 50 to 60% क्रॉप्स इंसेक्ट्स ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्री को भी लॉस होता है, राइट। तो इसके लिए इसको दिया गया नोबेल प्राइज़, ठीक है। देखिए ये उस समय एक वरदान की तरह काम आया, लेकिन लोगों ने इतना ना यूज़ कर लिया इसको, इतना ना यूज़ कर लिया, इसके हमें फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बाद में झेलने पड़े। ओके, इसका एक और यूज़ ये है कि कैन बी यूज्ड अगेंस्ट मस्कीटो। ये मस्कीटो के भी अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करता है, जो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, और बहुत सारे लाइस के अगेंस्ट भी, ठीक है।
तो ये है इसके बेहतरीन यूजेस। चलिए बात करते हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की, जो कि अच्छी कहानी भी है। देखिए, सबसे पहला इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट नोटिस आया जब यूएसए का जो नेशनल बर्ड है बाल्ड ईगल, अचानक से उनकी पॉपुलेशन में आने लगी बहुत ही ज़्यादा गिरावट। अब वो उसका नेशनल बर्ड है और उसमें अचानक से इतना गिरावट आ रही है, तो यूएसए वाले गवर्नमेंट हो गई बहुत परेशान कि क्या हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, इनको ऐसे पॉपुलेशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने किया हिस्ट्री चालू की, कहाँ ये जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं करते हैं, इनको ऑब्जर्व करना चालू किया। तो उन्हें एक समझ में आया कि ये बाल्ड ईगल जो है नॉर्मली जो रिवर्स में फ़िश होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन पे फीड करते हैं। तो उन्होंने रिवर में देखा क्या प्रॉब्लम है, तो रिवर में जब देखा उन्होंने फ़िश में देखा, पहले फ़िश में देख पाया गया तो उनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डीडीटी एक्यूमुलेट, क्योंकि डीडीटी जो है ये नॉर्मली हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन ही नहीं होता, ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसे हमारी बॉडी मेटाबोलाइज कर ही नहीं सकती, किसी की एनिमल्स की भी बॉडी। तो होता क्या है, ये एज अ फैट के पास जाके ये जमा हो जाता है और इसी के वजह से ये बाल्ड ईगल मर रहे थे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कहानी कैसे यूज़ चालू हुई। सबसे पहले हमने इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किया कहाँ पे, क्रॉप्स पे, ठीक है। ओवर द टाइम हमने इतना ज़्यादा डीडीटी यूज़ कर लिया, तो ये जो हमारा इंसेक्ट डीडीटी था ये मस्कीटोज़ ने, इंसेक्ट्स ने इसके अगेंस्ट कर लिया रेजिस्टेंस पैदा, मतलब डीडीटी का उन पे कोई यूज़ होता ही नहीं था। तो हम इंसेक्टिसाइड्स डालते तो थे लेकिन उस पर कोई यूज़ होता नहीं था, ठीक है। लेकिन उसका हमें साइड इफ़ेक्ट देखिए क्या हुआ, ड्यू टू रेन ये सारे इंसेक्टिसाइड्स या डीडीटी जो है विथ सॉइल फ्लो होके चले गए रिवर में, ठीक है। रिवर में चले गए तो चले गए पेट के अंदर, फिशेस के अंदर, फिशेस तो उसे डाइजेस्ट कर नहीं पाती है तो हो गए उसके अंदर जाके जमा, ठीक है। उसके बाद उसे किसने खा लिया, बाल्ड ईगल ने खा लिया, उसकी वजह से वो भी चले गए उसके अंदर और वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनको उसकी वजह से उनकी हो गई लगी मौत। तो देखिए कितना ज़्यादा चेन रिएक्शन, हमें जो एक्चुअली यूज़ चाहिए था इंसेक्ट मरने के लिए वो तो हुआ नहीं, अपोजिट उससे ज़्यादा ही हमें नुकसान हो गया, फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, नुकसान ही ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसीलिए अब ये यूएसए में तो कम्प्लीटली बैन है और बहुत ज़्यादा कंट्री में भी ये अब बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसकी कहानी समझ में आई, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन देखिए एक चीज़ कर्मा वैसा यहाँ पे हो गया, हमने मारने के लिए किसी को और भेजा था लेकिन वो हमें ही मारा, क्योंकि फिश तो ह्यूमंस भी खाते हैं, तो इनडायरेक्टली इट वाज कमिंग बैक टू आवर बॉडी, राइट। यस, चलिए तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसका हार्मफुल इफेक्ट में, टॉक्सिक फॉर फिश एंड मैनी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, सब एनिमल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होने लगी, उनकी मौत। और ये क्या है, बैंड इन मैनी कंट्रीज, यूएसए एंड मैनी कंट्रीज। चलिए तो ये हो गया यहाँ पे इस चैप्टर की समाप्ति। आई होप आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे मैं हो गया हूँ, आपको हाँ पता है मुझे वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट मैं आपके साथ लिख रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो राइट विथ मी सो दैट आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आए। जब आप खुद लिखेंगे तो आपके दिमाग में ये रजिस्टर होता जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पॉलीहेड्रोनिक कंपाउंड को समझ में आया होगा। तो चल फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है कितनी। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।